अभी रिसेंटली निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग हुई है जिसमें श्री सीमेंट को निफ्टी 50 से बाहर किया गया और उसके बदले अडानी एंटरप्राइजेस को एंट्री दी गई है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा है या फिर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, इससे हमें क्या लर्निंग लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को निफ्टी 50 के वर्किंग के बारे में पता ही नहीं। उन्हें लगता है सिर्फ ये एक इंडेक्स होगा, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, बट एक्चुअली में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर आपको डेटा पता है तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम निफ्टी 50 का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कंपनी बाहर हुई है उसका साइज़ क्या था और जो कंपनी अंदर आने वाली है उसका साइज़ क्या होता है। उससे सबसे पहले आपको एक आइडिया मिलेगा कि निफ्टी 50 का पी में क्या चेंज हो रहा है, निफ्टी महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ये डेटा पे फोकस करोगे तो ये श्री सीमेंट है। अब जरा देखो इसका मार्केट कैप क्या है, सिर्फ 75,000 करोड़ की कंपनी थी। सिर्फ नहीं बोलूँगा, 75,000 करोड़ की कंपनी थी, ठीक है। अच्छा, इसका पी क्या है, 38 का पी है, यानी काफ़ी रीजनेबल भाव में अवेलेबल थी। तो यानी एक रीजनेबल भाव वाली कंपनी बाहर जा रही है। अच्छा, इसका प्रॉफिट कितना आता था, ये कंपनी अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट में इंक्रीमेंट करती जा रही थी धीरे 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 धीरे, और अभी इसका लगभग 650 करोड़ का प्रॉफिट था। 650 करोड़ की प्रॉफिट वाली कंपनी बाहर हो रही है। अच्छा, जो एंट्री ले रही है उसका क्या सीन है वो जरा देख लेते हैं। तो ये 3.5 लाख करोड़ की कंपनी है, यानी मार्केट कैप के मामले में उससे लगभग 5 गुना बड़ी कंपनी है। गुड। लेकिन पी के मामले में जरा देखो, 381 का पी है भाई साहब, यानी 400 के पी के बराबर, यानी बहुत ज्यादा महंगी कंपनी है। वो कहां 38 के पी पे मिल रही है और ये 400 के पी पे मिल रही है, मतलब बहुत ज्यादा महंगी। इसकी वजह से क्या होगा, निफ्टी 50 महंगा हो जाएगा, निफ्टी 50 का पीई बढ़ जाएगा। अच्छा, जरा प्रॉफिट भी देख लेते हैं। पी के एंगल से तो हमने देख लिया। देखो, कंपनी का मार्केट कैप भले बड़ा है लेकिन प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूं। ये कंपनी का प्रॉफिट का स्ट्रक्चर है, बहुत बार ये अप एंड डाउन में होती है, लेकिन इसका प्रॉफिट 350 करोड़ के आसपास आता है, 350 400। अभी ये टीटीएमएम के हिसाब से 450 आ रहा है, तो भी श्री सीमेंट से कम प्रॉफिट है और उसके सामने वैल्यूएशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। इसको एंट्री मिली है। अब इसको एंट्री मिलने से क्या होता है कि निफ्टी 50 का पी बढ़ जाएगा। अच्छा, वो कितना बढ़ जाएगा वो भी ज़रा देख लेते हैं। ये देखो, एंजल वन पे आर्टिकल है, अडानी एंटरप्राइजेस विल रिप्लेस श्री सीमेंट, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, पी रेशियो देखो निफ्टी का इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 0.9%। एक मिनट में क्लियर करता हूँ। हाँ, 0.9%, यानी निफ्टी का पी लगभग 1% से बढ़ना ही बढ़ना है। ओके, और आरओई, जाहिर सी बात है पी बढ़ रहा है तो आरओई डिप हो जाएगा, क्योंकि एक 700-800 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी बाहर हो रही है, उसके सामने एक 400 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी एंटर हो रही है। लेकिन देखो, इसमें ऐसा देख के लग रहा होगा अरे यार एक अच्छी कंपनी को बाहर किया और खराब कंपनी को एंटर ले लिया, ऐसा नहीं है। ये जो भी रीबैलेंसिंग होती है फ्यूचर को देख करके ज़रूर होती है कि अभी ये भले पी ऐसा डिसबैलेंस लग रहा है बट ये फ्यूचर में एडजस्ट होगा। हमेशा निफ्टी 50 में उन्हीं कंपनियों को जगह दी जाती है जो कंट्री के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हम नेट ये चाहते हैं कि निफ्टी 50 ऊपर जाए, क्योंकि ये इंडेक्स है कंट्री का, ये कंट्री के इंडेक्स को रिप्रेजेंट चूंकि ये कर रही हैं ये कंपनियां, तो बाहर से हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो इंडेक्स को देख करके आएगा। तो आप जरा इंडेक्स को देखो। हाँ, अगर आप ये लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये निफ्टी देखो कैसे नेट ऊपर ही जा रहा है, नेट ऊपर जा रहा है। अब ये इतने बड़े बड़े क्रैशेस भी हैं इसमें, बट हमेशा इन सारे क्रैशेस को ये पार करके आने वाले 4-5 सालों में ऊपर ही मिलता है, ऊपर ही मिलता है। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें अच्छी कंपनियों को जगह दी जाती है। तो ये बैलेंसिंग होने की वजह से, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए म्यूचुअल फंड का काम कर सकता है, जिसको ऑलरेडी निफ्टी एक्चुअली रीबैलेंस कर रहा है क्वार्टरली। अब जरूरी नहीं कि 100% वो रीबैलेंस करे ही करे, अगर सारी कंपनियां अच्छी हैं तो नहीं करेगा, और हाँ अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी एंटर कर गई, उससे भी बहुत अच्छी कंपनी आ गई, तो ही रीबैलेंस होता है ना। तो अडानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर को शायद निफ्टी को ज़्यादा बेहतर लगा होगा, इसलिए इन्होंने इसकी रीबैलेंसिंग कर दी, उसको एंट्री ले ली और श्री सीमेंट को बाहर कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्या इसका रिटर्न, अगर मान लो हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इसका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो कोई बैठ के हर दिन दिमाग नहीं लगा रहा है, म्यूचुअल फंड में तो हर दिन कोई ना कोई दिमाग लगा रहा है, तो क्या इसका रिटर्न अच्छा आएगा? आंसर मैं आपको डेटा से बताता हूँ, जरा ये देखो डेटा, स्पीवा की रिपोर्ट, ठीक है। स्पीवा यानी कि S&P पैसिव वर्सेस एक्टिव इंडेक्स फंड, यानी कि पैसिव वाले जो हैं, यानी कि जैसे इंडेक्स टाइप में जिसको कोई मैनेज नहीं करता, मतलब मैंने ऐसे मैनेज नहीं करता, मतलब हर क्वार्टर में एक बार मैनेज होता है, दैट्स इट, डन हो गया। और वहीं जो म्यूचुअल फंड है वो डेली कुछ ना कुछ उसमें आगे पीछे करते रहते हैं। तो क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, परसेंटेज ऑफ फंड्स
आउट परफॉर्म्ड बाय द इंडेक्स, यानी इंडेक्स ने कितने सारे म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ा है, जरा देखो। अब चूंकि ये 50 कंपनियां लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में ही हम देखेंगे, जरा देखो इंडियन इक्विटी लार्ज कैप, और ये टॉप 100 कंपनियां ले रहे हैं। निफ्टी 50 में तो 50 ही है, ये तो सिर्फ 100 को ले रहे हैं। चलो देखो 100 को भी ले लिया तो क्या होता है, एक साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 50% म्यूचुअल फंड इसको बीट नहीं कर पाते, यानी ये 50% म्यूचुअल फंड से आगे निकलती है। 3 साल के हिसाब से देखोगे तो 70%, सोचो 70% म्यूचुअल फंड को ये पीछे छोड़ देती है। अच्छा 5 साल के हिसाब से देखोगे तो ये भाई साहब ये नंबर 82% आ जाता है। यानी कि आपने जो म्यूचुअल फंड चूज किया, बहुत मेहनत करके आगे पीछे देख करके, हो सकता है 80% चांस है 5 साल में वो निफ्टी के नीचे ही रहेगा। निफ्टी ने जितना रिटर्न दिया है उसके नीचे ही रहेगा, ये संभावना बहुत ज्यादा है। लार्ज कैप में मैं बात कर रहा हूं, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि निफ्टी लार्ज कैप है। ओके, अच्छा 10 साल तक आपने छोड़ दिया कि चलो 10 साल में देखते हैं, तो भी लगभग 70% म्यूचुअल फंड निफ्टी को बीट नहीं कर पाते लार्ज कैप के मामले में, क्योंकि ये 50 कंपनियां लार्ज कैप है, नहीं बीट। और ये तो टॉप 100 कंपनी है, सोचो 50 में देखते तो और ज्यादा बेहतर नंबर आते। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कि भाई साहब मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ, कैसे ढूंढूं, क्या करूं, उसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है, सब भूल जाओ, कुछ मत करो, सीधा सीधा इंडेक्स में एंट्री करो। एटलीस्ट आपको ये तो समझा कि इंडेक्स रीबैलेंस होता है क्वार्टरली, यानी कि अच्छी कंपनियों को एंट्री दी जाती है और उसका रिजल्ट भी आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल। स्पीवा की रिपोर्ट हर साल आती है, आप अगले साल फिर से पढ़ लेना। ये हर साल ये पब्लिश करते हैं इस रिपोर्ट को, और देखते हैं कि जो एक्टिवली जो म्यूचुअल फंड ऐसे ऐसे मैनेज कर रहे हैं ना, वो बेहतर कर भी रहे हैं कि ये जो उल्टा पैसिवली मैनेज हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो डेटा तो कह रहा है कि जो पैसिवली मैनेज हो रहा है उसका ज़्यादा विनिंग के चांस है ना। अनटिल कोई फंड कोई बहुत स्पेसिफिक केस हो, जैसे कि कोई फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो बात अलग हो गई, या फिर स्मॉल कैप मिड कैप टाइप का हो तो बात अलग हो गई, है ना। लेकिन लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेस्ट इंडेक्स है, बेस्ट इंडेक्स है। जितना आपको इंडेक्स नीचे मिले आप SIP बढ़ा दो, आप ये एक्शन ज़रूर ले सकते हो। तो म्यूचुअल फंड की जो आपकी एक दौड़ है, जो खोज है ना, बेस्ट रिटर्न और ये सब, 15% तो आपको इंडेक्स ही दे देता है। पिछले 22 साल का अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे इंडेक्स का, तो आप इसको यहाँ पे 890 यहाँ पे रखो, लगभग 22 साल पहले 1999 में ये 890 था, है ना। आज ये लगभग 17,200 है, 270 है। इसको आप 15% से कंपाउंड करोगे तो ये 17,000 हो जाएगा 22 साल में लगभग। तो ये है रिटर्न इंडेक्स का। अच्छा, इंडेक्स कितना वेल डाइवर्सिफाइड है ये भी ज़रा देख लेते हैं। ये रहा पूरा निफ्टी 50 का डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख रहे हो 36% फाइनेंशियल सर्विसेज है, यानी कि बैंकिंग, NBFC वो सब आता है। 14% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ऑयल एंड गैस लगभग 12% है। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लगभग 10% है। हेल्थ केयर 4% है, इसमें अपोलो हॉस्पिटल की भी रिसेंटली एंट्री हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो ये देख रहे हो कितना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है। एक म्यूचुअल फंड का जो एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है। तो ऐसे ही आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। अगर निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज को इतनी जगह दी गई है, यानी आपके पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल कंपनियां जरूर होनी चाहिए, बैंकिंग होना चाहिए, NBFC होना चाहिए, IT जरूर होना चाहिए। तो निफ्टी 50 खुद में एक आप ये समझ लो कि म्यूचुअल फंड है। अच्छा, इसमें अगर आप अंदर भी जाना चाहते हो, इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे मैं फाइनेंशियल सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इंडस बैंक, ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, IT में अगर निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी है तो इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सारी कंपनी आ गई। FMCG में अगर हम देखेंगे ITC, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो इन्वेस्टिंग ना शांति वाला काम है, जो शांति से इन्वेस्ट करके बैठता है उसका ज़्यादा पैसा बनता है। जिसने इंडेक्स लिया उसका ज़्यादा पैसा बना है एज़ कम्पेयर टू जो एकदम हंट करके पता नहीं कौन कौन सा म्यूचुअल फंड ढूंढ के निकाल रहा है ना। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आने वाली जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इंडेक्स आपकी रडार पे ज़रूर रहना चाहिए। तो और हाँ, अगर आप हमेशा निफ्टी का PE वगैरह चेक करते हो तो एक वेबसाइट है जो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताती है। वो पैटर्न से भी आपको सीखने मिलेगा कि निफ्टी 50 का कैसे ओवर द टाइम PE बढ़ते ही जा रहा है, यानी कि डिमांड निफ्टी 50 की ऐसा कह लो बढ़ रही है। ये देखो 1999 से ये डेटा है 2022 तक का, और ये मंथ है जैन, फेब, मार्च, तो 99 का ये सब पूरा है। तो अगर आप देखोगे 2005 तक निफ्टी 13-14 के PE पे मिलता था, यानी एकदम सस्ता मिलता था, 13-14 के PE पे मिलता था बस। उसके बाद 2014 तक ये लगभग 17-18 के PE पे मिलने लगा। ये पूरा रेंज जो है देखो, यहाँ पे बहुत सारे डार्क ग्रीन है, यहाँ पे कम डार्क ग्रीन है। और 2016-17 के बाद निफ्टी और महंगा हो गया है, यानी और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोग खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये, और अभी जो है लगभग 20-21 की रेंज में निफ्टी चल रहा है, विच इज़ रीजनेबल।
कोई बहुत महंगा नहीं। अगर हम सोच रहे हैं कि 17,000 का निफ्टी बहुत महंगा है, नहीं 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 नहीं, बहुत महंगा नहीं है। 20 का भी रीजनेबल है, आप यहाँ पे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, अगर यहाँ से बहुत जोरदार गिरावट होती है तो आप और ज़्यादा खरीद सकते हो। नवी करके एक इंडेक्स का फंड है, उसमें आप जा सकते हो, विच इज़ इंडेक्स का ही फंड है वो। या तो फिर आप ETF ले सकते हो, निफ्टी 20 वो एक ETF है, उसको भी ले सकते हो। सो इट्स अप टू यू। सो आई होप इससे आपको एक फेयर आइडिया होगा कि निफ्टी 50 खुद में एक म्यूचुअल फंड जैसा है, उसकी ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग होती रहती है और वो लगभग 70% म्यूचुअल फंड को बाय डिफॉल्ट बीट कर देता है 10 सालों में और 80% 5 सालों में। तो अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो तो निफ्टी 50 आपके लिए एक अच्छा फंड साबित हो सकता है। सो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। आपका जो व्यू है आप कमेंट करके बता सकते हो कि मेरा ये व्यू है, दैट विल हेल्प मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।